हर बार जब मैं खाना खाता तो मुझे खाने का कुछ हिस्सा अपने पैरों के साथ जमीन में गाड़ना पड़ता था। थोड़ी देर बाद जब भी मैं मिट्टी खोदता तो अंदर का खाना राख और धुएं में बदल चुका होता था और किसी तरह मेरी भूख भी मिट जाती थी। सच तो ये था कि मैं बिल्कुल भी इंसान नहीं था। मैं असल में एक पेड़ राक्षस डेमन ट्री था जो लोगों के बीच रहने का नाटक कर रहा था। मैंने सोचा था कि मैं चुपचाप एक इंसानी संप्रदाय सेक्ट के अंदर छिपकर रह सकता हूँ और बिना किसी की नजर में आए धीरे धीरे और शक्तिशाली बन सकता हूँ, जब तक कि एक दिन सब कुछ लगभग खत्म नहीं हो गया। सीनियर ब्रदर लियू चांगशो अचानक कुछ जूनियर ब्रदर्स के साथ स्क्रिप्चर पवेलियन में आ पहुंचे और वे उम्र बढ़ाने वाली चमत्कारी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी खोज रहे थे। उनकी बातें सुनकर मैंने चुपके से सोचा कि संप्रदाय का कौन सा एल्डर बुजुर्ग मौत के करीब है, लेकिन तभी अचानक लियू चांगशो ने सीधे मेरी तरफ देखा और पूछा, जूनियर ब्रदर, क्या हाल ही में हमारे संप्रदाय में उम्र बढ़ाने वाली कोई नई जड़ी बूटी आई है? चूंकि मैं स्क्रिप्चर पवेलियन का कार्यवाहक था, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं सीनियर ब्रदर, यहाँ सब कुछ अभी भी पुराना ही है। लेकिन जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, एक शिष्य ने अचानक ग्रेट विल्डरनेस के बारे में एक ग्रंथ उठाया और चिल्लाया, यहाँ अमरता इमोर्टैलिटी का एक तरीका लिखा है। तुरंत बाकी शिष्य उत्साह में उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, लेकिन जैसे ही मैंने वह सुना मेरी छाती कस गई। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत रखने की कोशिश की, जबकि वह शिष्य सबके सुनने के लिए उस ग्रंथ को जोर जोर से पढ़ने लगा। ग्रेट वाइल्डनेस के अभिलेखों के अनुसार माउंट यप्योक के भीतर लंबी उम्र का एक पेड़ मौजूद है, जो कोई भी इसे खाएगा वह अमर हो जाएगा। जैसे ही वे शब्द मेरे कानों में पड़े, मैं और भी घबरा गया। मैं तुरंत वहाँ से निकलना चाहता था और उनसे जितना हो सके दूर जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं हिल पाता, लियू चांगशो अचानक फिर बोल पड़े, उसे पढ़ना बंद करो। ग्रेट वाइल्डनेस बेहद खतरनाक है, यहाँ तक कि लिंगजियू डोंगटियन लिंगशू डोंगशन के कल्टीवेटर्स साधक भी वहाँ यूं ही जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यहाँ तक कि सबसे मजबूत संप्रदाय भी उस जगह से बचते हैं। इसके बजाय किसी और चीज के बारे में पूछो। मैंने उन्हें चुपचाप जाते हुए देखा और उनके गायब होने के बाद ही मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। मैंने आनन फानन में ग्रेट वाइल्डनेस के ग्रंथ को अलमारियों के सबसे निचले हिस्से में छिपा दिया, इस उम्मीद में कि कोई कभी उस पर दोबारा ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उस किताब में जिस लंबी उम्र के पेड़ के बारे में लिखा था वह मैं ही था। जब से मेरा जन्म हुआ था, मेरी एकमात्र क्षमता इंसानी रूप में ढलने की थी। संयोग से लिंगजियू डोंगटियन उसी समय शिष्यों की भर्ती कर रहा था। मैं बाहर अकेले भटकने से बहुत डरता था, इसलिए मैं संप्रदाय में शामिल हो गया और सौभाग्य से मुझे स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि मेरी आध्यात्मिक प्रतिभा इतनी कमजोर होगी। 10 साल से ज्यादा समय तक कल्टीवेशन साधना करने के बाद भी मैं अभी भी ची रिफाइनिंग के दूसरे स्तर के अंतिम चरण में ही था। अंत में मुझे एक महत्वपूर्ण शिष्य बनने के बजाय जानकारी और रिकॉर्ड व्यवस्थित करने के लिए स्क्रिप्चर पवेलियन सौंप दिया गया। लेकिन मेरी कमजोर साधना मेरी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। भले ही मैं सिद्धांत रूप में हमेशा जीवित रह सकता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे शरीर के अंदर की राक्षसी ऊर्जा डेमोनिक एनर्जी को दबाना उतना ही कठिन होता गया। अगर इंसानी साधकों को कभी मेरी असली पहचान के बारे में पता चल गया तो वे निश्चित रूप से मुझे तब तक निचोड़ेंगे जब तक कि मेरा एक छोटा सा टुकड़ा भी बाकी न रहे। अभी मैं केवल एक ही काम कर सकता था कि अपनी साधना को इतना मजबूत करूं कि अपनी राक्षसी आभा और को पूरी तरह से छिपा सकूं। और ठीक उसी समय जब मेरी उम्मीद टूटने लगी थी, एक दस्तावेज ने अचानक मुझे आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखा दिया। उस दिन हमेशा की तरह मैं शिष्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दर्ज कर रहा था। उनमें से ज्यादातर लोगों द्वारा खोजी गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और उनके प्रभावों के बारे में उबाऊ रिकॉर्ड थे। लेकिन जब मैंने 10वीं रिपोर्ट खोली तो मेरी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। बरगद के पेड़ का एक प्रेत बनियान ट्री स्पिरिट यात्रियों को मार रहा था और उनके मांस और खून का इस्तेमाल खाद के रूप में कर रहा था। उस रिपोर्ट में बरगद के प्रेत की साधना पद्धति और मांस व खून को परिष्कृत करने की तकनीक भी शामिल थी। उस पल मेरे दिमाग में अचानक एक अजीब ख्याल आया, शायद मैं शुरू से ही गलत रास्ते पर चल रहा था। पौधों को मजबूत और स्वस्थ होने के लिए खाद की जरूरत होती है, तो क्या यही तर्क मेरे जैसे पेड़ राक्षस पर लागू नहीं होगा? इतने समय तक मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से इंसानों की नकल कर रहा था, गोलियां निगल रहा था और आम साधकों की तरह आध्यात्मिक चीख को परिष्कृत कर रहा था। मैंने मांस और रक्त शोधन तकनीक को याद कर लिया, हालांकि मेरी तुरंत इसका अभ्यास करने की हिम्मत नहीं हुई। वैसे भी मेरे पास खाद का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए अभी के लिए मैं केवल अगले महीने तक का इंतजार कर सकता था। हर महीने संप्रदाय शिष्यों को साधना के संसाधन बांटता था और मुझे केवल एक निम्न श्रेणी की क्यूई रिफाइनिंग गोली मिलती थी। उस रात मैंने आखिरकार बरगद के पेड़ के प्रेत की साधना पद्धति का गुप्त रूप से परीक्षण करने का फैसला किया। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें मेरे शरीर में प्रवेश कर रही थी, मेरी आंखें शुद्ध उत्साह से चौड़ी हो गईं। इसकी गति वास्तव में मेरी पुरानी कल्टीवेशन तकनीक से दोगुनी तेज थी। मुझे तुरंत सच्चाई का एहसास हो गया, राक्षसों को राक्षसी तरीकों का इस्तेमाल करके ही साधना करनी चाहिए थी। मैं अभ्यास जारी रखने ही वाला था कि अचानक मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरे अंदर राक्षसी ऊर्जा का एक अंश दिखाई दिया था। मेरे डेंटियन डांशन के अंदर मेरे ट्री डेमन ब्लड लाइन की शक्ति तुरंत पुरानी कल्टीवेशन तकनीक से टकरा गई और एक दूसरे को निगलने लगी। जब तक मैं अपनी मूल साधना को पूरी तरह नष्ट नहीं कर देता, तब तक दोनों तरीकों को एक साथ साधना असंभव था। उस रात अपने बिस्तर पर लेटे हुए मैं चुपचाप छत को घूरता रहा। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद मैं अपनी साधना को किसी भी तरह से नष्ट नहीं कर सकता था, लेकिन साथ ही मैं अपने शरीर से राक्षसी आभा को बाहर निकलने भी नहीं दे सकता था। अगली सुबह मैं
हताश होकर सीधा लाइब्रेरी गया और हर जगह समाधान खोजने लगा। लेकिन जब मैं अभी भी अलमारियों में खोजने में व्यस्त था, लियू चांगशो अचानक हाथ में एक किताब लिए मेरे पास आए। उन्होंने शांति से उसे मुझे सौंप दिया और कहा, जूनियर ब्रदर, 3 दिन के अंदर इस किताब में लिखी राक्षसी भाषा सीख लो। भ्रमित होकर मैंने उनकी ओर देखा और पूछा, ये किस लिए है? एक भयानक पल के लिए मुझे लगा कि सीनियर ब्रदर को पहले ही पता चल गया है कि मैं वास्तव में एक पेड़ का राक्षस हूँ, लेकिन उन्होंने केवल रहस्यमय तरीके से मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। 3 दिन बाद सीनियर ब्रदर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें राक्षस साधकों से पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले जा रहा हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए कुछ अच्छा इंतजार कर रहा है। जैसे ही मैंने वह सुना, मैंने चुपके से राहत की सांस ली और तुरंत सहमत हो गया। जब तक मेरी पहचान उजागर नहीं होती तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जिस बात ने मुझे सच में चौंका दिया वह ये थी कि जैसे ही मैंने राक्षसी भाषा की किताब पर नजर डाली, उसका हर एक शब्द तुरंत मेरे दिमाग में ऐसे छप गया जैसे मैं इसे हमेशा से स्वाभाविक रूप से जानता था। तीसरे दिन तक वादे के अनुसार सीनियर ब्रदर मुझे लिन जुनफेंग की जेल में ले गए। जैसे ही हमने पूछताछ के कमरों में से एक में कदम रखा, उन्होंने लापरवाही से कहा, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। फिर मुड़े और बिना कुछ कहे चले गए। मेरे साथ अंदर एकमात्र व्यक्ति सीनियर ब्रदर नी ए क्यू बचे थे, जो क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र के एक साधक थे। मुझे सच में नहीं पता था कि उनके जैसे किसी व्यक्ति को राक्षसों से पूछताछ करने का काम क्यों सौंपा गया था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उन्होंने पहले भी अनगिनत बार ऐसा किया था। उन्होंने आसानी से सेल से एक तेंदुए की आत्मा लेपर्ड स्पिरिट को पकड़ा और उसे यातना के उपकरणों के पास एक स्टील के हुक पर लटका दिया। तीव्र दर्द ने तुरंत तेंदुए की आत्मा को जगा दिया और वह गुस्से से दहाड़ने ही वाली थी कि अचानक एक निर्दयी बेल वाइंट ने उसके शरीर पर वार कर दिया। नी ए क्यू ने ठंडेपन से उपहास किया और कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शांत रहता। इस तरह मुझे खुद को बहुत अधिक नहीं थकाना पड़ेगा। लेकिन उन्हें आश्चर्य में डालते हुए मैंने अचानक चेतावनी दी, सीनियर ब्रदर नी ये दया की भीख मांग रहा है। नी ए क्यू रुके और अनिश्चित दिखते हुए पूछा, इसने क्या कहा? मैंने ईमानदारी से अनुवाद किया, इसने कहा कि इसने केवल कुछ इंसानों को खाया है और हमारे लिंगजू ब्रोटो हेवन के किसी भी व्यक्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तेंदुए की आत्मा द्वारा कही गई हर बात का अनुवाद करता रहा और कुछ ही देर में क्रूर यातना के तहत उसने अपनी सभी साधना विधियों का खुलासा कर दिया। मैंने ध्यान से हर शब्द लिखा जबकि नी ए क्यू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उसने मुझे फिर से आदेश दिया, उससे पूछो कि वह इंसानों को नुकसान क्यों पहुंचाता है। तेंदुए की आत्मा ने ईमानदारी से उत्तर दिया, इंसान का मांस और खून एक शक्तिशाली पोषण है। पहले तो मुझे लगा कि सहयोग करने के बाद आखिरकार तेंदुए की आत्मा को बख्श दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही नी ए क्यू ने मेरा अनुवाद सुना, उसके भाव तुरंत उग्र हो गए। एक ही प्रहार से उसने तेंदुए की आत्मा को वहीं मार गिराया। मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन राक्षसों से है जो निर्दयता से निर्दोष लोगों को मारते हैं, उसने ठंडेपन से कहा। उनका सार एसेंस हमारे उपयोग के लिए काटे जाने के लायक है। जैसे जैसे एक के बाद एक कई राक्षसों से पूछताछ की गई, मुझे धीरे धीरे कुछ भयानक एहसास होने लगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस तरह के राक्षस थे, उनमें से कोई भी मांस और खून के प्रलोभन का हमेशा के लिए विरोध नहीं कर सकता था। अंत में हर कोई इंसानों को नुकसान पहुंचाने के उसी रास्ते पर चला और हर कोई अंततः नी ए क्यू के ब्लेड के नीचे मर गया। अभी मैं मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था, इसलिए मेरे पास सहानुभूति के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैंने उनकी सभी साधना विधियों को ध्यान से दर्ज किया, लेकिन साथ ही मेरे दिमाग में धीरे धीरे एक सवाल पैदा हो गया। संप्रदाय अचानक राक्षसी साधना विधियों में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगा था? दोपहर तक हम अंततः आराम करने के लिए रुके और ए क्यू ने खुशी खुशी मुझे अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित किया। अब सब कुछ कितना आसान हो गया है क्योंकि कोई राक्षसों की भाषा समझता है। वह हंसा। इससे पहले चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे उनकी कही एक भी बात समझ नहीं आती थी। लेकिन दोपहर के भोजन के बाद नी ए क्यू ने राक्षसों से पूछताछ करना पूरी तरह बंद कर दिया। इसके बजाय उसने मुझे राक्षसों के शवों को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए बुलाया। दवा के लिए उपयोगी हर चीज सावधानी से एकत्र की गई थी। मजबूत हड्डियों को भी अलग कर दिया गया था क्योंकि उनका उपयोग बाद में हथियार और कलाकृतियां बनाने के लिए किया जा सकता था। नी ए क्यू ने मेरी तरफ मांस और खून का एक बड़ा टुकड़ा फेंका और लापरवाही से कहा, ये लो, इसे रखो, इसे पका कर खाओ। जब तक तुम ची कंडेंसेशन क्षेत्र में हो, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। आश्चर्य से मेरी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। तो यह वह फायदा था जिसका जिक्र लियू चांगशो ने किया था। संयोग से मेरी अपनी साधना के लिए भी मुझे पोषण की सख्त जरूरत थी। हम रात होने तक व्यस्त रहे और जब मैं आखिरकार अपनी छोटी सी लकड़ी की केबिन में लौटा तो मैं अपने साथ वह मांस और खून का टुकड़ा ले आया। भले ही वे सिर्फ बचे खुचे टुकड़े थे, लेकिन उनके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी एक निम्न श्रेणी की आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग पिल से कमजोर नहीं थी। मैं चुपचाप बेसिन के अंदर रखे मांस और खून को घूरता रहा और फिर धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उसके अंदर डाल दिया। पलक झपकते ही मेरा हाथ अनगिनत जड़ों रूट्स में बदल गया। ट्री स्पिरिट ब्लड एंड फ्लैश रिफाइनिंग विधि का उपयोग करके मैंने पागलों की तरह उस मांस और खून को सोख लिया और साथ ही साथ उसके अंदर मौजूद शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को रिफाइन करने के लिए लिंगशो कल्टीवेशन तकनीक का उपयोग किया। राक्षसी पौधों के तरीकों से साधना करने पर स्वाभाविक रूप से राक्षसी आभा मॉन्स्टर ऑरर निकलती थी और चूंकि मुझे अभी तक उस समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं मिला था, इसलिए मेरे पास लिंगशो साधना पद्धति का उपयोग जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए प्रकृति से ही आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बजाय मैंने उस पूरी प्रक्रिया को छोड़ दिया और सीधे मांस और खून को ही रिफाइन किया। मेरी साधना
साधना की गति तुरंत दोगुनी हो गई। ठीक जैसा मैंने सोचा था, मांस और खून निगलने से राक्षस वास्तव में बहुत तेजी से मजबूत होते थे। उस दिन के बाद से दिन में अनुवादक ट्रांसलेटर के रूप में काम करते हुए मैं रात में अपनी साधना को मजबूत करने के लिए गुप्त रूप से राक्षसों के मांस और खून का उपयोग करने लगा। यहाँ तक कि मेरी निम्न श्रेणी की क्यूई रिफाइनिंग गोलियां भी अंततः अनावश्यक हो गईं। पूरी रात साधना करने के बाद मैंने सफलतापूर्वक क्यूई रिफाइनिंग के तीसरे स्तर थर्ड लेवल ऑफ ची रिफाइनिंग को पार कर लिया। हालांकि मैं अपनी राक्षसी आभा को पहले से थोड़ा बेहतर तरीके से दबाने में कामयाब हो गया था, लेकिन मेरी साधना पद्धतियों की समस्या अभी भी अनसुलझी थी। मुझे यह नहीं पता था कि एक बहुत बड़ा अवसर पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। एक दिन जैसे ही मैं जेल पहुंचा, मैंने देखा कि एक छोटा हरा बैल चुपके से मेरी ओर झांक रहा था और फिर उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं बस उसके करीब जाकर उसकी जांच करने ही वाला था कि अचानक नी-ए-क्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा, जूनियर ब्रदर, क्या तुम्हें आज कुछ बीफ गोमांस चाहिए? शिष्यों ने बाहर एक बैल राक्षस बुल डेमन को पकड़ा था। जैसे ही उसने ये कहा, वह तुरंत उस छोटे हरे बैल को बाहर की ओर खींचने लगा, लेकिन जैसे ही वह उसे लोहे के हुक पर लटकाने वाला था, मैंने अचानक उसे रोका और कहा, सीनियर ब्रदर, इसे यातना देने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले से ही जगा हुआ है, ये बस सोने का नाटक कर रहा है। मेरे शब्दों से नी-ए-क्यू तुरंत चौंक गया और अनजाने में पीछे हट गया। उसी समय छोटे हरे बैल ने घबराहट में अचानक अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसने कमरे के चारों ओर यातना के उपकरण देखे, उसकी आंखों में पूरी तरह से डर भर गया। इसने दवा पी ली है, लेकिन यह अभी भी होश में है। मुझे मत बताना, क्या ये वास्तव में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र का कोई महान राक्षस है? नी-ए-क्यू ने भ्रमित होकर बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने मेरी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें पहले इससे सवाल पूछने दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, मैंने राक्षसों की आम भाषा का उपयोग किया और शांति से उस छोटे हरे बैल से पूछा, मुझे अपनी साधना की विधि बताओ और यह भी बताओ कि तुमने चेतना कॉन्शियसनेस कैसे प्राप्त की। लेकिन किसी अज्ञात कारण से छोटा हरा बैल केवल भ्रमित होकर मुझे घूरता रहा। मैं अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे मत बताना कि यह मेरी बात भी नहीं समझ सका। लेकिन जब नी-ए-क्यू ने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उसके भाव तुरंत ठंडे पड़ गए। ऐसा लगता है कि यह जिद्दी है, उसने उपहास करते हुए कहा। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे सजा दूंगा। बोलते बोलते उसने अपने बगल में रखा बांस का कोड़ा उठा लिया। छोटा हरा बैल तुरंत डर के मारे फर्श पर गिर पड़ा और तेजी से कांपने लगा। अचानक उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं। उन आवाजों को सुनते ही मेरे चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। सीनियर ब्रदर, मैंने जल्दी से कहा, वह राक्षसों की प्राचीन भाषा एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ डीमंस है। ये पूछ रहा है कि हमने इसे क्यों पकड़ा है। लेकिन सच तो ये था कि उसने कुछ और भी पूछा था। वह जानना चाहता था कि उसे मुझसे एक अजीब सी पहचानी हुई आभा क्यों महसूस हो रही है। मैंने उस हिस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। जैसे ही नी-ए-क्यू ने मेरा अनुवाद सुना, उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। एक प्राचीन राक्षस शावक, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। प्राचीन राक्षस प्राचीन रक्तरेखा एंशिएंट ब्लड लाइन्स विरासत में पाते हैं। रक्तरेखा जितनी मजबूत होगी, उनकी प्रतिभा उतनी ही भयानक हो जाएगी। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसके भाव फिर से गंभीर हो गए, क्योंकि उसने जल्दी से कहा, इससे पूछो कि इसके माता पिता कहाँ हैं। अगर इसके माता पिता आसपास हैं, तो हमें इसे तुरंत सम्मान के साथ वापस करना होगा। एक वयस्क प्राचीन राक्षस ऐसी चीज नहीं है जिसे हमारा लिंगजू ग्रोटो हेवन कभी संभाल सके। मेरा अनुवाद सुनने के बाद छोटे हरे बैल ने मासूमियत से जवाब दिया, मैंने अपने माता पिता को पहले कभी नहीं देखा। मैं पहाड़ों में अकेला ही पैदा हुआ था। जैसे ही नी-ए-क्यू ने ये सुना, वह तुरंत मेरी ओर मुड़ा और बोला, जूनियर ब्रदर, तुम यहीं रुको, मुझे उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी। कुछ ही देर बाद एल्डर जिन व्यक्तिगत रूप से वहां पहुंचे और छोटे हरे बैल को देखते ही वे उत्साह से हंस पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भविष्य में मास्टर खुद तुम्हें राक्षसों का एक महान राजा बनाएंगे। ये सब देखकर सच कहूं तो मुझे थोड़ी जलन महसूस हुई। मेरी खुद की पहचान एक प्राचीन राक्षस से बिल्कुल भी कम नहीं थी, लेकिन फिर मैं चुपचाप खुद पर ही कड़वाहट से हंस पड़ा। अगर उन्हें कभी पता चला कि मैं ही अमरता का पेड़, तो शिष्य बनाना तो दूर, वे शायद मुझे वहीं जिंदा निगल जाएंगे। फिर भी मैं खाली हाथ नहीं लौटा। केवल इस योगदान के लिए एल्डर जिन ने मुझे लापरवाही से उच्च श्रेणी हाई ग्रेड की क्यूई रिफाइनिंग पिल्स की एक बोतल सौंप दी। उसके बाद वे व्यक्तिगत रूप से छोटे हरे बैल को अपने साथ ले गए और हवा में उड़ गए। उन्हें गायब होते देख नी-ए-क्यू ने ईर्ष्या से आह भरी और बड़बड़ाया, सच में हम दोनों ही राक्षस हैं। तो फिर हमारे साथ ऐसा अलग व्यवहार क्यों? उस रात हमेशा की तरह मुझे मांस और खून की एक और बाल्टी मिली, लेकिन हमारे अलग होने से पहले नी-ए-क्यू ने अचानक मुझे गंभीरता से याद दिलाया, उन उच्च श्रेणी की क्यूई रिफाइनिंग पिल्स के बारे में किसी को मत बताना। चेतावनी के लिए धन्यवाद सीनियर ब्रदर, मैंने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। उच्च श्रेणी की क्यूई रिफाइनिंग पिल्स क्यूई रिफाइनिंग के 7वें स्तर 7th लेवल के शिष्यों के लिए आरक्षित साधना संसाधन थी। यहाँ तक कि लियू चांगशो, जो पहले से ही 6ठे स्तर पर था, उसे भी हर महीने केवल मध्यम श्रेणी मीडियम ग्रेड की पिल्स ही मिलती थी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैं अपनी लकड़ी की केबिन में लौटूंगा, लियू चांगशो पहले से ही बाहर मेरा इंतजार
इंतजार कर रहा होगा। उसने शांति से मेरी ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें आज एक प्राचीन राक्षस मिला है। एल्डर ने तुम्हें काफी उदारता से इनाम दिया होगा, है ना? उसे साफ तौर पर लग रहा था कि मैं इनाम को चुपके से अपने पास रखने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि मैं स्वेच्छा से वह बोतल उसे सौंप दूंगा। लियू चांगशो ने धीरे धीरे दवा की बोतल खोली और जब उसने देखा कि 10 गोलियां अभी भी अछूती हैं, तो आश्चर्य से उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। तुमने एक भी गोली नहीं ली? उसने पूछा। मैंने तुरंत सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया और जवाब दिया, सीनियर ब्रदर, आप ही थे जिन्होंने मुझे राक्षसों की भाषा सिखाई थी। आपके बिना मुझे प्राचीन राक्षस को खोजने का मौका कभी नहीं मिलता। मैं तो असल में इस बात को लेकर चिंतित था कि मुझे आपको यह उचित तरीके से कैसे भेंट करनी चाहिए। बेशक मैं केवल विनम्र होने का नाटक कर रहा था, लेकिन मेरी बातें सुनने के बाद लियू चांगशो ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर अपनी आस्तीन से एक और चीनी मिट्टी की बोतल निकाली। मैं इन्हें मुफ्त में नहीं लूंगा, उसने शांति से कहा। ये लो, इसके बदले में तुम्हारे लिए मध्यम श्रेणी की क्यूई रिफाइनिंग पिल्स की एक बोतल है। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर, मैंने गहराई से आभारी होने का नाटक करते हुए जल्दी से कहा। लियू चांगशो बस मुस्कुराया और बोला, बस अपना काम अच्छे से करते रहो। अगर भविष्य में कोई और अच्छा अवसर आया तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। फिर वह एक संतुष्ट भाव के साथ वहां से चला गया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं केवल यही कर सकता था कि चुपचाप सब कुछ सहूं और छिपकर मजबूत बनूं। एक लंबी उम्र के पेड़ के रूप में मेरे पास जिस चीज की कभी कमी नहीं होने वाली थी वह था समय। भोर तक मैंने 2 मध्यम श्रेणी की गोलियों के साथ साथ सभी कुचले हुए मांस को रिफाइन कर लिया था। मेरी साधना सफलतापूर्वक क्यूई रिफाइनिंग के चौथे स्तर तक पहुंच गई थी। उसके बाद मैंने बाल्टी उठाई और जेल की ओर भाग पड़ा, लेकिन नी ए क्यू ने मुझे देखते ही जो सबसे पहली बात कही, उसने मुझे पल भर के लिए जमा दिया। क्या लियू चांगशो ने तुम्हारी गोलियां चुरा ली? उसने ठंडे स्वर में पूछा। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ तुम वैसे भी उन उच्च श्रेणी की गोलियों की रक्षा नहीं कर सकते थे। मैं थोड़ा सा भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका और शांति से जवाब दिया, सीनियर लियू वास्तव में बहुत दयालु हैं। उन्होंने बदले में मुझे एक बोतल भी दी। लेकिन नी ए क्यू ने केवल ठंडेपन से उपहास किया। दयालु? क्या मजाक है। 10 मध्यम श्रेणी की गोलियां भी एक भी उच्च श्रेणी की गोली की बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन हम जैसे लोग उत्पीड़ित होने के लिए ही बने हैं। हालांकि जिस बात ने उसे चौंका दिया वह ये थी कि मैं केवल हल्की सी मुस्कान के साथ ऐसे खड़ा रहा जैसे मुझे कोई परवाह ही नहीं थी। भले ही मुझे भी वे उच्च श्रेणी की गोलियां चाहिए थी, लेकिन मैं एक सिद्धांत को किसी और से ज्यादा स्पष्ट रूप से समझता था। जीवित रहना सबसे पहले आता है। अगर मैंने स्वेच्छा से उन गोलियों को नहीं सौंपा होता तो शायद मुझसे छीनने से पहले मुझे अधमरा कर दिया जाता, और अगर संघर्ष के दौरान गलती से मेरी राक्षसी आभा उजागर हो जाती तो मौत ही मेरा एकमात्र अंत होता। इसके अलावा भविष्य में धीरे धीरे साधना करने के लिए मेरे पास पर्याप्त से अधिक समय था। इसलिए मैंने नी ए क्यू की ओर देखा और पूछा, सीनियर, क्या आप मुझे आज और भी बचा हुआ मांस दे सकते हैं? नी ए क्यू थोड़ा हैरान दिखा। क्या एक बाल्टी तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? लेकिन मैंने बस उसके गठीले शरीर की ओर इशारा किया और गंभीरता से कहा, मैं वर्तमान में अपनी काया को मजबूत कर रहा हूँ। सप्लीमेंट पूरक के तौर पर मुझे बहुत अधिक मांस और रक्त की आवश्यकता है। सीनियर, मैं भी किसी दिन आपके जैसा एक आदर्श शरीर पाना चाहता हूँ। बेशक। मेरे दिल की गहराई में एक और वाक्य छिपा था जिसे जोर से कहने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं एक 10,000 साल पुराना पेड़ बनना चाहता था जो इतना सख्त हो कि इस दुनिया में कोई भी मुझे कभी नष्ट न कर सके। नी ए क्यू को स्पष्ट रूप से मेरी तारीफ पसंद आए और वह तुरंत गर्व से हंस पड़ा। बहुत बढ़िया जूनियर ब्रदर, तुम्हारी पसंद अच्छी है। फिर उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और कहा, सच कहूँ तो मैं भी वैसे भी इन बचे खुचे टुकड़ों से उगने लगा हूँ। तुम ये सब ले जा सकते हो। छोटे हरे बैल के कारण नी ए क्यू को भी पहले ही एल्डर से इनाम मिल चुका था, इसलिए अब उसे मांस के उन कुचले हुए अवशेषों की ज्यादा परवाह नहीं थी। मैंने जल्दी से उसे फिर से धन्यवाद दिया। आधी रात तक मैं 2 बड़ी बाल्टियां वापस अपनी लकड़ी की केबिन में ले गया। इस बार बाल्टियों में से एक में जानवरों के अंग भी थे। उनके अंदर की ऊर्जा साधारण मांस की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपने दोनों हाथों को अनगिनत जड़ों में बदल दिया और एक साथ दोनों बाल्टियों से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया। मेरे शरीर के हर कोने में ऊर्जा की शक्तिशाली धाराएं दौड़ गईं। मेरी चेतना के समुद्र सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर छोटा हरा पेड़ जो मेरे असली रूप को दर्शाता था धीरे धीरे गहरे लाल रक्त क्यूई के निशान प्राप्त करने लगा। जब तक सारा मांस और खून पूरी तरह से मेरे शरीर में मिल गया तब तक मेरी शारीरिक साधना आधिकारिक तौर पर फर्स्ट लेवल ऑफ ची कल्टिवेशन में कदम रख चुकी थी। मैंने चुपचाप अपनी कठोर हो चुकी त्वचा को चिकोटी काटी और महसूस किया कि यह पहले से ही उसी क्षेत्र के साधकों के हमलों का सामना कर सकती है, लेकिन वह अभी भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने अंत तक अपनी शारीरिक साधना को प्रशिक्षित करना जारी रखने का फैसला किया। जब तक मैं पर्याप्त कठोर नहीं हो जाता कोई भी कभी इस पेड़ को खाने में सक्षम नहीं होगा जो मैं था, और इसलिए मैंने पूरे आधे महीने तक इसी तरह साधना जारी रखी। मेरी साधना सफलतापूर्वक क्यूई रिफाइनिंग के 5वें स्तर तक पहुंच गई, जबकि मेरी बॉडी कल्टिवेशन भी क्यूई कल्टिवेशन के दूसरे स्तर में उन्नत हो गई। पहले तो मुझे लगा कि मैं हमेशा इसी तरह चुपचाप तब तक छिपता रहूंगा जब तक कि मैं वास्तव में अजेय नहीं हो जाता, लेकिन एक दिन
लियू चांगशो अचानक मुझे फिर से खोजने आया। जूनियर ब्रदर, उसने शांति से कहा, आज बाद में न्यू वेंडू तुम्हारे साथ भाषा का अध्ययन करने आएगा। मैं एक पल के लिए सुनना रह गया और फिर आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा मतलब वह छोटा हरा बैल है? लियू चांगशो मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। एल्डर के उसे ले जाने के बाद उसे न्यू वेंडर नाम दिया गया। उन्हें एहसास हुआ कि संवाद करना मुश्किल था क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं समझ सकता था। मूल रूप से एक अन्य शिष्य को उसे पढ़ाना था, लेकिन मेरी दृढ़ सिफारिश के बाद उन्होंने इसके बजाय तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। मैंने तुरंत अपना सिर झुका लिया और पूरी तरह से कृतज्ञ होने का नाटक किया। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर ब्रदर, मैं इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। लियू चांगशो ने एक बार फिर जाने से पहले संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। जब नी एक ह्यू ने बाद में इसके बारे में सुना तो वह बेहद उत्साहित हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है, उसने कहा। वह हरा बैल अब अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध है। उसकी हैसियत लगभग चांगचोन के बराबर है, जो संप्रदाय के नेता का व्यक्तिगत शिष्य है। एकमात्र समस्या यह है कि उसका स्वभाव बेहद हिंसक है। उसे पढ़ाने के लिए नियुक्त हर शिष्य अंततः घायल ही हुआ है। मैं थोड़ा हैरान होने से खुद को रोक नहीं सका। चांगचोन एक विलक्षण प्रतिभा था जो केवल 7 दिनों में क्यूई साधना के पहले स्तर पर पहुंच गया था। उसके कुछ ही समय बाद एक सीनियर सिस्टर व्यक्तिगत रूप से न्यू वेंडर को जेल तक ले आईं। जैसे ही मैंने सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया, छोटा हरा बैल तुरंत दौड़कर आया और प्यार से मुझसे रगड़ने लगा। लेकिन खुश होने के बजाय मैंने महसूस किया कि मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया है। सच कहूं तो मैं बहुत डरा हुआ था कि यह हरा बैल कहीं अचानक एक ही हमले में मुझे कुचल न दे। अप्रत्याशित रूप से जब सीनियर सिस्टर ने वह दृश्य देखा तो उनके भाव तुरंत कोमल हो गए। जूनियर ब्रदर न्यू को ठीक से पढ़ाना, उन्होंने नम्रता से कहा। मैं आज रात उसे लेने आऊंगी। ये कहने के बाद वह मुड़ी और चली गई। जैसे ही उसके पीछे दरवाजा बंद हुआ, न्यू वेंडर ने उत्साह से मेरी ओर देखा और कहा, मैं आखिरकार तुमसे दोबारा मिल पाया। मैं उन इंसानों से ठीक से बात भी नहीं कर सकता। मुझे आड़ू पीचेस खाने हैं। उसे पूछताछ कक्ष में ले जाते समय मैं असहाय होकर मुस्कुराया। जब तुम्हारी सीनियर सिस्टर आज रात वापस आएंगी तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए आड़ू लाने के लिए कहूंगा। लेकिन कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने जो सबसे पहली बात कही, उसने तुरंत मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडा पसीना ला दिया। तुम्हारी आभा औरत मुझे अजीब रूप से मेरे इतने करीब क्यों महसूस होती है? मुझे ये किसी और से महसूस नहीं होता। मेरा दिल लगभग एक पल के लिए रुक गया, लेकिन मैंने खुद को स्पष्ट रूप से जवाब देने के लिए मजबूर किया, मुझे भी नहीं पता। शायद हम बस स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए था कि मैं भी एक राक्षस हूँ। किसी भी अन्य चीज से ज्यादा मैं इस बैल से दूर रहना चाहता था क्योंकि वह पहला व्यक्ति था जिसने मेरे बारे में कुछ असामान्य देखा था। उसके बाद मैं हमेशा की तरह राक्षसों से पूछताछ करते हुए जानकारी दर्ज करता रहा। मुझे सावधानी से सब कुछ लिखते हुए देखकर न्यू वेंडर ने उत्सुकता से पूछा, तुम ये सब जानकारी क्यों दर्ज कर रहे हो? अपना लिखना बंद किए बिना मैंने उत्तर दिया, संप्रदाय ने मुझे इन चीजों को दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्हें राक्षस जातियों की साधना तकनीकों की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता क्यों। न्यू वेंडर ने तुरंत एक जिज्ञासु बच्चे की तरह एक और सवाल पूछा, तो फिर तुम उनकी बात क्यों मानते हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम संप्रदाय को हरा नहीं सकते? मुझे चुपचाप सहमति में सिर हिलाते देख उसने आगे कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम बस भाग क्यों नहीं जाते? मैं अंततः ईमानदारी से जवाब देने से पहले एक पल के लिए चुप रहा, क्योंकि बाहरी दुनिया और भी खतरनाक है। ये हर जगह राक्षसों, दानवों और विशाल साधना संप्रदायों से भरी पड़ी है। चूंकि हम दोनों ही राक्षस थे, मैं खुद को हमेशा की तुलना में थोड़ा अधिक ईमानदारी से बोलने से नहीं रोक सका। इसे ध्यान से याद रखना, चाहे तुम इंसानी दुनिया में रह रहे हो या राक्षसों की दुनिया में, तुम्हें खुद को अच्छी तरह से छिपाना होगा। मैंने अपनी नजर थोड़ी नीची की और चुपचाप आगे कहा, ये दुनिया भयानक है। न्यू वेंडर को अचानक वे दिन याद आ गए जब वह पहाड़ों में अकेला भटकता था। बस उन यादों को याद करने से ही उसका शरीर डर से थोड़ा कांपने लगा और इसी कारण से उसने मेरी चेतावनी पर पूरी तरह विश्वास कर लिया। मैंने उसे धीरे से सांत्वना दी और कहा, जब तक तुम काफी मजबूत नहीं हो जाते, तुम्हें ये सीखना होगा कि आज्ञा कैसे मानी जाए। सबको ये सोचने दो कि तुम और अधिक इंसान बनते जा रहे हो। न्यू वेंडर मेरी बातों पर गंभीरता से विचार करते हुए चुप हो गया। फिर उसने अंततः दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, उस स्थिति में मुझे जल्दी से इंसानों की भाषा सीखनी होगी। उस शाम जब तक सीनियर सिस्टर पहुंची, न्यू वेंडर तुरंत उनके पास गया और इंसानी भाषा में बोला, शुभ संध्या सीनियर सिस्टर। ये सुनते ही उनका पूरा चेहरा खुशी से चमक उठा। बहुत बढ़िया जूनियर ब्रदर। उन्होंने मुझे गोलियों की एक बोतल सौंपते हुए खुशी से कहा, ये तुम्हारे लिए है। कल मैं जूनियर ब्रदर न्यू को फिर से यहाँ लाऊंगी। उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस रात बाद में जब मैं अपनी केबिन में लौटा तो मैंने लियू चांगशो को पहले से ही मेरा इंतजार करते हुए पाया। उसने शांति से मेरी ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम और न्यू वेंडर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल रहे हो। बिना ज्यादा कुछ कहे मैंने गोलियां निकाली और सब कुछ ईमानदारी से समझाया, लेकिन लियू चांगशो के चेहरे के भाव तुरंत काले पड़ गए। ये पर्याप्त कैसे हो सकता है? वह ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। एक बार जब वह क्यूई रिफाइनिंग के 7वें स्तर को पार कर लेगा तो एक अकेली उच्च श्रेणी की गोली उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। मैं केवल असहाय होकर जवाब दे सका, सीनियर सिस्टर ने मुझे केवल एक बोतल दी है। लियू चांगशो ने एक बदसूरत भाव के साथ धीरे धीरे मेरे हाथों से गोलियां ले ली। वह मुड़कर जाने ही वाला था कि मैंने अचानक उसे पुकारा, सीनियर ब्रदर।
ब्रदर चांगशो, क्या आप कम से कम एक मध्यम श्रेणी की गोली मुझे वापस कर सकते हैं? लेकिन लियू चांगशो ने केवल उस मांस और खून पर नजर डाली जो मैं ले जा रहा था और ठंडे स्वर में कहा, यह मत भूलो कि आज तुम जहाँ खड़े हो वह किसकी वजह से संभव हुआ है। मेरे बिना तुम अभी भी लाइब्रेरी पवेलियन के अंदर सड़ रहे होते। फिर उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और आगे कहा, कल मैं कम से कम 3 उच्च श्रेणी की क्यूई रिफाइनिंग गोलियां देखना चाहता हूँ। मैं खुद को भौहें सिकुड़ने से नहीं रोक सका। बेशक मुझे आपकी दयालुता याद है सीनियर ब्रदर, मैंने सावधानी से उत्तर दिया, लेकिन गोलियां केवल इस बात पर निर्भर करती हैं कि दूसरे क्या देने को तैयार हैं। मुझे 3 कैसे मिलेंगी? लियू चांगशो ने अचानक उपहास किया। क्या न्यू वैंडर विशेष रूप से तुम्हारे करीब नहीं है? उससे कहो कि वह खुद उनके लिए मांगे, वह भी सबका चहेता है। मैंने सावधानी से पूछने से पहले एक पल संकोच किया। तो सीनियर ब्रदर, क्या आप कम से कम मेरे लिए एक छोड़ सकते हैं? लेकिन लियू चांगशो ने केवल तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और कहा, मांस और खून के वे बचे हुए टुकड़े वैसे भी तुम पर ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये कहने के बाद वह तुरंत चला गया। उसके बाद मैं केवल एक लंबी आह ही छोड़ सका। इस बिंदु पर वह अब डकैती को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन उस पर विचार करने के बजाय मैं अपने कमरे में लौट आया और मांस और खून को परिष्कृत करना जारी रखा। मुझे अभी भी अपनी शारीरिक साधना जारी रखनी थी। मेरी गणना के आधार पर मुझे शायद इस तरह के मांस और खून के कम से कम 20 और हिस्सों की आवश्यकता थी, इससे पहले कि मैं अगले स्तर में प्रवेश कर सकूं।